तो हमारे साथ हैं श्री राजेश जी शाह, जो कि बेसिकली उदयपुर बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं और अहमदाबाद में सेटल्ड हैं। और उनके दोनों बच्चे जो रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ा नाम इन्होंने कमाया है, मुंबई में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। तो आज हम इनसे मिलेंगे, इनके बिज़नेस के बारे में जानेंगे। तो राजेश जी नमस्कार। तो आप बताएं आपकी जीवन के बारे में, कैसे आप जहाँ एक डूंगरपुर बांसवाड़ा की साइड में आप छोटे से गांव में थे, तो वहाँ से आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी और आज एक उदयपुर अहमदाबाद में सेटल्ड हैं, मुंबई में सेटल्ड हैं। तो कैसे आपकी जर्नी के बारे में बताएं। माई सेल्फ राजेश बी शाह, अहमदाबाद मुंबई। मेरे अपने जीवन में कई उथल पुथल हुए, जिसकी मैं संक्षिप्त आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने छोटी उम्र में 18 साल की उम्र में मुंबई नौकरी करने गया मैं, अजदना एम्पोरियम 349 ईस्वी रोड पे। वहाँ फर्नीचर और घड़ियों का था, तो दुकान पे पूरी दुकान की मैंने संभाल ली। पर वहाँ के देखते हुए मेरे को लगा कि भाई अपन को नौकरी नहीं, अपन को बिज़नेस करना है। अब इनके साथ अपन बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर मेरे 5 महीने नौकरी करके चला गया। उन्होंने बहुत कोशिश की तुम लोगों में कि नहीं, मन का अकाउंट सब मैं संभालता था, पूरा फर्नीचर सेल्स का काम भी संभालता था। तो 5 महीने के मेरे को सिर्फ 600 रुपये दिए, 120 रुपये महीने की हिसाब से सैलरी दी। तो फिर मैंने कहा कि भाई मेरे को अभी जाना है। तो वहाँ से इनके लेटर भी आए, बुलावा भी आया। फिर मैंने किया, मैंने अपने छोटे से गांव में मैं अपने बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो छाणी हमारा मूल वतन है, वहाँ हमने किराना जनरल स्टोर का बिज़नेस चालू किया। और उस बिज़नेस को मैंने बहुत हाई लेवल पे स्टार्ट किया। वहाँ रिटेल के साथ होलसेल भी किया। मगर फिर मैंने सोचा कि वो 75 की बात है, फिर 5-7 साल बाद सोचा कि अब सब हमारे उधर के सब कुवैत जा रहे थे, भाई साहब भी गए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन कुवैत जाएँ। तो फादर से बात की, भाई अपन यहाँ से सिटी में बिज़नेस करने की सोच रहे हैं कि भाई गाँव से अपन को निकलना सिटी में, तो क्यों ना मैं एक बार कुवैत चला जाऊँ। कुवैत चला, तो 82 में मैंने कुवैत चला गया। कुवैत में वहाँ पे हमने होटल खोली। होटल को उसमें वहाँ पे वेज मिलना ये बहुत अच्छी बात थी। मतलब हमारे यहाँ रोटी चपाती दाल सब बनती, तो लॉजिंग के साथ बोर्डिंग भी था। तो वहाँ हमारे एरिया के सब लोग रहते थे, उनको ही खाना, और बाहर के लोग खाना खाने आते थे। तो अच्छे लेवल पे हमने इसको चालू की। फिर हमने इसको बेचा कि होटल से बनकर कुछ दूसरा बिजनेस करें। तो फिर इसको बेच करके हम दूसरा बिजनेस करने की सोची। मगर फिर वापस मेन सिटी में हमको अच्छी होटल मिली, तो वापस होटल खोली। उस होटल को हमने करते, फिर वहाँ रहते हुए हमें एक दुकान हमको मिल गई। वो सिर्फ परफ्यूम और ये घड़ी का काम करते थे। हमने उस दुकान को ले ली। उस दुकान को परफ्यूम और ये सब हमने कॉस्मेटिक के साथ से घड़ियों का बिजनेस चालू किया। घड़ियों का हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको होलसेल लेवल पे किया जाए। तो दुबई से सब जो एरो सब आते थे, इनसे हम घड़ियाँ लेकर के मार्केट में पूरी सप्लाई करते थे। ऐसा करते करते हांगकांग से हमने घड़ियाँ मंगानी चालू की। हांगकांग से मंगा कर पूरे मार्केट में सप्लाई की। वहाँ हम चेक्स देते, चेक का मतलब पक्का मामला, 4 महीने का चेक ले पैसा देना ही पड़ेगा मतलब। पर किस्मत इतना खराब कि खाड़ी संकट आ गया। खाड़ी संकट, इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया। अटैक कर सुबह हमने देखा कि चारों तरफ पूरा कवर कर लिया था। फिर हम नीचे गए दुकान के, तो दुकान हमको जाने ही नहीं दिया। भाई या लरो करके उन्होंने कहा भागो यहाँ से। फिर हम उधर बस स्टैंड की तरफ गए, वहाँ से हमको भगा दिया, भाई तुम यहाँ से जाओ। तो वहाँ दूसरी बमबारी हुई। फिर मैंने उनको कहा भाई मेरे पास हमको खाने का कुछ ही नहीं है, यूँ करके अंदर से पैसे निकालने लगे। तो साथ में घड़ियाँ ये लाए, तो उन लोगों ने वापस कहा नहीं मतलब। तो फिर थोड़ी घड़ियाँ ला करके फिर हम दिन पूरी रात जगते थे, दिन में सोते थे। तो इस तरह से हम वहाँ पे कुछ टाइम रहे। इसके बाद सब लोग निकले, क्योंकि आगे जॉर्डन में हालत बहुत ख़राब थी। लोग रोटी और खबूस के लिए ऊपर पड़ रहे थे। हमने तो सोचा कि हमने डिसीजन लिया कि भाई अपन अभी कुछ टाइम बाद ही जाते हैं। तो फिर वहाँ सब दुकान तो पूरी भरी रह गई, सब पूरा सामान लेकर के। तो वहाँ पर मेरे पास जो पैसा था, तो मैं 150 आदमी को लेकर के आया। उनको कहा भी तुमको मैं मदद करता हूँ, वहाँ जाकर तुम परिस्थिति देना, नहीं तो कोई बात नहीं। उन सबको लेकर के फिर हम गाड़ी भर के 3 बसें लेकर बसरा गए। बसरा वहाँ से इराक बॉर्डर से जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहाँ हमको भगा दिया नहीं। फिर हम बसरा रहे। बसरा से फिर हम वहाँ बगदाद, वहाँ पता करने गए थे, वहाँ बगदाद गए। बगदाद से फिर हम ओमन, वहाँ टेंट बने हुए थे, सब टेंट में गए। वहाँ 8-10 दिन टेंट में रहे। इसके बाद फिर हम वहाँ से हमको नंबर लगा, नंबर 24 घंटा लाइन में खड़ा है। इसके बाद हमको लगा, तो सबको भेजने के बाद लास्ट में गया। और मैंने फिर ये ओमान से टेलीग्राम किया भाई हम सुरक्षित हैं, क्योंकि इराक और वहाँ से कुछ चल ही नहीं रहा था। ओमान से टेलीग्राम किया भाई हम सुरक्षित हैं, हम आ रहे हैं। फिर बॉम्बे से सब फ़ोन किया। इस तरह से इस परिस्थिति में वहाँ आए। मतलब ये तो बहुत वैसी जर्नी रही आपकी, मतलब पूरे युद्ध के माहौल में पूरा इधर उधर
अलग अलग कंट्री में भागते हुए आप आए? ये टीवी में देख रहे हमने साक्षात देखा हुआ, मतलब अभी जो टीवी में देख रहे हैं ये तो मैं साक्षात देखा हुआ। इसके बाद फिर वहाँ परिस्थिति बहुत खराब रही, तो फिर परिस्थिति सुधरने के बाद सब लोग वापस गए कुवैत। पर मैंने सोचा कि भाई अपने इतने कमाने के बाद कुछ नहीं बचा, सब वहाँ रह गया। तो मैंने कहा अपन को इंडिया में रह के कुछ करना है, तो बच्चों की लाइफ उसको। तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए, क्या किया। तो फिर मेरे पास डूंगरपुर एक प्लॉट था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके फर्नीचर का खोल दिया जाए। तो फर्नीचर मेरे को लोगों ने बहुत डरा है कि यहाँ जितने भी फर्नीचर किए सब फैल गए। तो मैंने फर्नीचर के साथ ही पेप्सी को कोका कोला इसका डीलरशिप ली, पूरा होलसेल का काम, साथ में फ्रूटी का भी काम किया कि भाई इसमें 30 में करके इस तरह से जाएंगे। तो उसमें भी मेरे को पेप्सी गाड़ी पलट गई, फ्रूटी का पूरा कंटेनर हो गया, तो उसमें भी। और मैंने बिल्डिंग बनाई तो फर्नीचर का किया, तो पीछे का भाग जो बनाया था तो वो बारिश की वजह से पूरा गिर गया। मैं रोटरी को कॉन्फर्म किया, वो रात को 4 बजे आया तो मेरे को बात की ऐसा हुआ। और उसमें ये मेरा पुत्र भावेश भी था, किसमें पीछे था, थोड़े से आया ना गिरा तो लकीली बच गया, नहीं तो। पर मुझे बस ये है कि अगर रात को आके बात की ऐसा मैंने कहा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मैंने कहा कोई मरा तो नहीं, मैंने कहा ठीक है कमाएंगे वापस करेंगे ये करके। फिर वापस बना करके पूरा फर्नीचर का खोला तो फर्नीचर का खोला, वहाँ के कारपेंटर ने कहा कि ये इन्होंने अपना धंधा ले लिया यूँ जो थे, तो उन्होंने कहा कंपटीशन में आ गए, मतलब ये लगा कि हमारा इनके यहाँ कोई रिपेयर करने नहीं जाएंगे। तो फिर मैं जाम खमलिया और जामनगर से वहाँ पूरा मशीन ला करके, मशीन और गुजरात से कारीगर ला करके सब कारीगरों की है। इसके बाद गवर्नमेंट काम लेता तो इन्हीं कारपेंटर जो थे, जो एंटी थे, इनको दिया भाई गवर्नमेंट काम तुम करो, मेरे को टैक्स का पैसा देना, बाकी तुम करो। तो इन लोगों को काम मिलने लगा तो वो अपने फेवर में हो गए। तो इस तरह पूरा मैंने वुडन का पूरा कारखाना खोला, 40 बाई 110 का पूरा शोरूम 3 माला का बनाकर पीछे कारखाना होगा। इसके बाद फिर इंडस्ट्री एरिया में प्लॉट लेकर के स्टील की फैक्ट्री खोली। स्टील में ये लघु उद्योग में उस समय गवर्नमेंट में बहुत माल सप्लाई होता था। इसके लिए मेरे को फिर वो ओवर होता था, एक दूसरी फैक्ट्री और जमीन लेकर खोली। तो दूसरी फैक्ट्री इस तरह से स्टील का बहुत बड़ा और वुडन का बहुत गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम होता। और वुडन में तो इतना नाम था, हमारा राज मंदिर फर्म के नाम था कि लोग बाग शादी में एडवांस 2-2 3-3 महीने बुक कराते थे, इतना फर्नीचर में नाम था। हम क्या क्वालिटी में बहुत क्वालिटी मेंटेन करते थे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते नहीं थे। कोई लकड़ी सब स्टैंडर्ड वापरते थे, सूखी लकड़ी, तो रेट भी एकदम रिजनेबल, मतलब हमारा ठेठ से बिजनेस ईमानदारी का ही काम रखा। मतलब तो फर्नीचर होते फिर सोचा कि छोटे वाला बेटे भावेश ने कहा कि पापा जी मेरे को अमेरिका जाए, वो वल्लभ विद्यालय में पढ़ रहा था, वहाँ की पूरी सब देखते हुए कि भाई सब अमेरिका तक, मेरे को अमेरिका नहीं, मैं जाओ अमेरिका पढ़ना, तो पैसे नहीं होते, उसको अमेरिका भेजा। वो उसने वहाँ पे पढ़ाई चालू की, तो वहाँ पे रोचेस्टर में उन्होंने पढ़ाई चालू की और RIT कॉलेज में। इसके बाद फिर क्या, वो छोटे वाले बेटे को कहा, मैं कहा भाई अपन यहाँ कमा बहुत है, नाम भी बहुत है, पर छोटी जगह में ज़्यादा नाम होना मुश्किल है, तो या तुम बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे बिल्डर का काम, क्योंकि मैंने इसके पहले मोड़ासा में बिल्डर का काम चालू कर दिया दोस्तों के साथ। तो फिर उसको कहा, या फिर उदयपुर बिजनेस गया, तुम फौरन चले जाना। उसने कहा पापा जी मैं बॉम्बे जाऊँगा, तो उसको बॉम्बे भेजा। तो बॉम्बे भेजा ने बॉम्बे सब देखा, उसने कहा पापा मैं करूँगा बिल्डर लाइन का। फिर पूरी गाड़ी भर के सामान भेजा। तो छोटे भाई ने बोला भी सही कि कुछ ठिकाने में कहा सामान लेके जाएगा तो वापस आएगा भी नहीं 1 लाख से बन जाएगा। इस तरह वहाँ पे भी हमें चालू किया, तो कई तकलीफें आई, क्योंकि कई प्लॉट लिए, प्लॉट पूरी किए। तो बड़े वाले बेटे कहा पापा जी का मैं कुछ भी हो जाऊँगा नहीं, मैंने कहा तेरा कुछ भी नहीं, ईमानदारी का पैसा है, कुछ नहीं होगा, सब 1 का 3 होंगे ही। और धीमे धीमे सब प्लॉट क्लियर होते गए और बहुत बढ़िया काम होता। फिर मैंने इनका काम होता गया, फिर मैंने डूंगरपुर में फैक्ट्री बेच करके, पहले तो शोरूम बेच दिया, दोनों फैक्ट्री बेच कर मैं अहमदाबाद आने की सोच रहा था, मगर अहमदाबाद उस समय नहीं जमात में, उदयपुर मैंने काम चालू किया फर्नीचर ये बिल्डर का। तो वहाँ एक मुंबई इधर उधर विस्तार करते हुए, फिर उदयपुर के बाद मैंने वापस अहमदाबाद की ट्राई थी, तो अहमदाबाद कुछ प्लॉट और अहमदाबाद चालू किया। इस तरह से इस लाइन में मैं बिल्डर लाइन में किया। बिल्डर में आज बॉम्बे में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नाम भी किया, आज टुडे का बहुत बढ़िया नाम भी है। तो मैं तो बिजनेस के साथ धर्म के काम में ज़्यादा भी लग रहा हूँ अभी, बिजनेस तो देख रहे हैं धर्म में ज़्यादा हूँ। इस तरह से मैंने अपना जीवन बहुत ऊंचा नीचे हुई है, मगर प्रभु की कृपा से आगे ही बढ़ते गए। तो आज जो भी है प्रभु की कृपा है और साधुओं की संतों की कृपा है, इसी कारण से आज हम अच्छे खुशहाली जीवन जी रहे हैं। नहीं, बहुत ही मतलब आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब कहाँ आप एक छानी गांव बताया, छानी मतलब बांसवाड़ा वाला, वहाँ से आप गए कुवैत,
कुवैत में इतना संघर्ष झेला, युद्ध झेला सामने, मतलब हम तो सोचते ही घबराते हैं। अभी जैसे अभी अभी चल ही रहा है, अभी वर्तमान में युद्ध का जो पीरियड चल रहा है उसमें देख ही रहे हैं कि कैसे लोग, पर तो आपने तो साक्षात उसको देखा। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि 150 लोगों को साथ में लेके आप आए, पहले उनको भेजा बाद, क्योंकि वो 150 लोग आपके साथ जो काम करने वाले थे, पहले उनका आपने सोचा और फिर आप खुद वहाँ से रवाना हुए। तो मतलब बहुत बड़ी बात थी कि आपने एक सच्चाई, मतलब ईमानदारी और सबके साथ के हिसाब से कि भी जो मेरे साथ था उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो होता है कि ऐसे माहौल में तो सब होता है अपना अपना सोच के सब निकल जाते हैं। पैसा तो सबको साथ दिया, खर्चे का भी दिया सबको। तो नहीं, ये बहुत बड़ी सीखने की बात है। और आज हम देख ही रहे हैं कि उसका एक जो संघर्ष जो आपने किया, उस हिसाब से आपके संस्कार भी आपके बच्चों को मिले और आज एक अच्छे बिजनेस के हिसाब से हमने स्टार्ट किया और आज अच्छे धर्म के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में आपने जो नाम कमाया है वो सब जानते ही। अहमदाबाद में आज आप, अहमदाबाद में तो शायद 2-4 साल से आप, 8 साल हो गए। हाँ, मतलब हमारा परिचय शायद 3-4 साल से ही है। तो लेकिन आप मतलब इतना पहले पता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब जुड़े सब आपके साथ तो पता लगा कि भाई इतना आपकी स्टोरी थी। हमने अभी उसमें फिल्म भी देखी थी आपके ऊपर जो बनी थी। तो बहुत ही मतलब संघर्षपूर्ण कहानी रही और सही भी है कि एक, तो उस टाइम आपको प्रेरणा जो थी कि भाई ये जो सब चीज़ें की थी कैसे मिली? मतलब कुवैत मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे। अच्छा। और उनको डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। उनका वो सिद्धांत वाले थे, मतलब तो उनका एक उद्देश्य था कि मैंने नौकरी के बाद बेटों को नौकरी नहीं करानी, इनको बिजनेस कराना। तो हम उस समय, हमारे फादर सर्विस में थे तो उस समय ज़्यादा पैसा भी नहीं था, ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए, तो सीधे बिजनेस में लग गए। तो वो बस फादर का उद्देश्य यही था कि उनको सर्विस में नहीं करना, उनको बिजनेस ही लगाना। फिर बिजनेस लाने और फादर के सिद्धांत को देखते हुए हम आगे बढ़े कि भाई ईमानदारी से, आज फादर की ईमानदारी वजह से आज आगे बढ़े, हमको ईमानदारी से ही काम करना है। नहीं, बहुत बढ़िया रहा ये तो। और फिर कुवैत से आने के बाद भी मतलब संघर्ष तो रही, क्योंकि आपके वो जो शोरूम खोला, शोरूम आग लग गई, शोरूम में किस्मत इतना बढ़िया, गैस की ट्रक आ रही थी, पूरी आग लग गई, पर किस्मत अच्छा, उस दिन सब पूरा स्टाफ अंदर काम कर रहा था, तो पानी से बुझा करके सब हो गया। मतलब तो हर चीज संघर्ष रहा ही है, पूरा बहुत संघर्ष रहा है। वो संघर्ष वालों को ही मिलता है, वो तो टिके रहे ना, हिम्मत रखी आपने, हिम्मत नहीं आ रही। और देखते हैं हम ना, आप हमेशा हंसमुख रहते हो, मतलब कभी हमने आपके चेहरे पे वैसे शिकन देखी नहीं। मतलब बहुत ही अच्छा रहा आपका स्टोरी। और उस हिसाब से आपने बिज़नेस जो आपके बच्चों ने चालू किया, आज टुडे ग्रुप का एक नाम है नवी मुंबई में, जो इस तरीके से सेटअप है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं टुडे ग्रुप के, तो वाकई में बहुत बढ़िया किया है। तो आज आपके बेटे भावेश जी से पूछते हैं। भावेश जी, आप बताएं आपके बारे में, कहाँ स्टडी करी, फिर आपको कैसे संस्कार मिले कि आप कैसे मतलब बिल्डर लाइन में, क्योंकि आपका मेन जो बिज़नेस था फादर का फर्नीचर पे जो मेन फोकस था, तो बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका कैसे सोचे आपने? और आपके ब्रदर भी, जैसे अभी आज भद्रेश भाई नहीं है हमारे साथ, लेकिन साथ में आप दोनों काम कर रहे हैं, एक अच्छे नाम कमा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पिताजी का जो संघर्ष रहा है उस मुकाबले हम दोनों का, भाइयों का संघर्ष तो बहुत कम है, क्योंकि माता पिता का ब्लेसिंग बचपन से ही था। पिताजी की तरह मेरा भी जन्म डूंगरपुर से 30 किलोमीटर दूर जो छाणी गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म है। जन्म के 4 साल के बाद जब परिवार डूंगरपुर आया तो उनके साथ मैं भी डूंगरपुर आया और मेरे 12th तक का एजुकेशन है डूंगरपुर में हिंदी मीडियम स्कूल्स में हुआ। उसके बाद पढ़ाई की काफ़ी इच्छा थी, तो पता लगाया कि गुजरात में वल्लभ विद्यानगर वॉज अ वेरी गुड एजुकेशन हब। तो लगा कि अभी आगे के एजुकेशन के लिए देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन डूंगरपुर एंड अराउंड। उदयपुर वॉज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड हब। तो ऐसा लगा कि अब पढ़ाई के लिए कहीं अच्छी जगह जाना है, तो वल्लभ विद्यानगर को चुना, वहाँ पर गए। वहाँ पर मैंने बैचलर्स की पढ़ाई कॉमर्स में की, जिसमें यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट आया, मुझे गोल्ड मेडल मिला वहाँ पर। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन ई बिजनेस की पढ़ाई भी उधर से ही की। देन आई रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वर गोइंग अब्रॉड फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ। तब राजस्थान में इतना एजुकेशन का फोकस नहीं था, बट गुजरात वॉज वे अहेड दैट टाइम एंड स्पेशली द एरिया वेयर आई वॉज इन। गुजरात के अंदर आणंद और चरोतर का एरिया है। A lot of people, a lot of Gujaratis were in US that time. तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, चर्चा की, समझा कि कैसे जाते हैं, क्या करते हैं।
उस समय राजस्थान में कंसल्टेंट नहीं हुआ करते थे। तो पता लगा कि बहुत सारे लोग या तो उनके फैमिली के साथ ग्रीन कार्ड पे जाते हैं या पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम्स देके जाते हैं। तो देन आई फिगर आउट दैट आई हैड टू गिव जीमेट एंड टॉफल एग्ज़ाम। तो उसकी तैयारी राजस्थान में नहीं होती थी। तो वल्लभ विद्यानगर से रोज़ 50 किलोमीटर बाइक चला के आनंद ट्रेनिंग के लिए जाते थे और शाम को वापस आते थे। तो इस तरह 3 महीने मैंने अपने जीमेट और टॉफल की तैयारी की। जीमेट और टॉफल का एग्ज़ाम दिया, विच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, जिसके बेसिस पे मुझे यूएस में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। दिल्ली में उस समय जाना पड़ता था, अर्ली डेज थे, गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, मैनुअल फॉर्म भरना पड़ता था, रात को बस में बैठते थे, सुबह दिल्ली पहुंचते थे, अकेले पूरा दिन काम करते थे, फॉर्म भरते थे, ऐसे 8-10 बार अकेले आना जाना। तो व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ अलोन यू गेट टू लर्न अ लॉट। और हमारे परिवार की सबसे अच्छी बात ये थी कि माता पिता ने हमेशा एक भरोसा दिखाया। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता जब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो उन्हें हमेशा लगता है कि बच्चा गलती करेगा। हमारे यहाँ पर इसका माहौल बिल्कुल उल्टा था। मेरे पिताजी बहुत बिजनेस में ब्रिलियंट होने के बावजूद भी उनका नियम था कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो खुद करो, गलती करोगे तो चलेगा पर आप खुद कीजिए, गलती करके ही सीखोगे। यस। तो उन्होंने कभी भी हमेशा एक बात बोली कि देखो अगर आपको पढ़ाई के लिए जाना है, फाइनेंशियल सपोर्ट मैं दूंगा, बट प्रोसेसेस आपको पता करने हैं, सब कुछ आपको करना है। तो उस वजह से मुझे आज भी याद है, रात को 10 बजे बड़ौदा की बस में बैठते अकेले, 3 बजे बड़ौदा पहुंचते, 3 से 8-9 तक बड़ौदा बस स्टैंड पर सो जाते और 9 बजे जब कंसल्टेंट का ऑफिस खुलता वहाँ जाते, पूरा दिन काम करते और रात को 10 बजे की बस पकड़ के डूंगरपुर जाते। तो इस तरह से ये प्रोसेस निकला। जब यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई किया, बस वेरी लकी, पहले ही बार में यूएस का स्टूडेंट वीज़ा मुझे मिल गया। यूएस की बहुत एक टॉप यूनिवर्सिटी अपस्टेट न्यूयॉर्क में रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर मैंने मास्टर्स की डिग्री ली फाइनेंस में। और वो डिग्री 2 साल की कंप्लीट करने, उस 2 साल की डिग्री में भी मैंने मेरे पूरे बैच में टॉप किया और सभी सब्जेक्ट में मुझे 18 सब्जेक्ट में 8 का डिग्री मिला। तो 4.0 का मुझे जीपीए आया। एंड देन वो करने के बाद आई वॉज वेरी लकी, यूएस की 4th लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड 2nd लार्जेस्ट बैंक कैपिटल वन में मुझे मौका मिला जॉब करने का। तो उसके अंदर पहले मैंने रिचमंड में और बाद में 6 साल न्यूयॉर्क में जॉब किया, जहाँ पर मैं कमर्शियल बैंकिंग, कैपिटल फाइनेंस, आईटी फाइनेंस, कॉर्पोरेट प्लानिंग, वर्किंग विद द सीईओज, वर्किंग विद द सीएफओज, वर्किंग ऑन द अर्निंग्स कॉल, ये सारा काम किया। और इसी बीच 2006-07 के आसपास मेरे बड़े भाई भद्रेश शाह नवी मुंबई में आकर रियल एस्टेट का बिजनेस जमा रहे थे। 2010 के आसपास उनको लगा कि भाई अब पार्टनर से अलग होके खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए। तो 2010 में उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार अब मैं खुद का बिजनेस रियल एस्टेट का चालू करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी आकर ये बिजनेस ज्वाइन कर लो ताकि हम इस बिजनेस को बड़े स्केल पे ला सकें। तो फिर मैंने अपना नौकरी से रिज़ाइन दिया और बॉम्बे में वापस आया और पिछले 16 सालों में हम लोगों ने ये कंपनी ग्रो करी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जब कंपनी स्टार्ट की थी तो उसके अंदर 4 एम्प्लॉयज़ थे, आज कंपनी के अंदर 350 एम्प्लॉयज़ हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट एक 4 स्टोरी का छोटा सा रेजिडेंशियल टावर था जिसमें 16 फ्लैट थे। आज हम 18 प्रोजेक्ट चला रहे हैं, 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट काम चालू है और 12,000 घर बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बात ये मैंने जानी और सीखी है कि कितना भी आप में टैलेंट हो, अगर आपके माता पिता के संस्कार नहीं हैं, अगर आपके आइडल्स नहीं हैं, अगर आपके मेंटर्स नहीं हैं और अगर आपके परिवार में वो माहौल नहीं है कि जो आपको पॉजिटिविटी दे, तो टैलेंट का कोई उपयोग नहीं है। तो पारिवारिक माहौल, माता पिता का आशीर्वाद, पिता का डायरेक्शन, यही कहीं ना कहीं बिजनेस में आपकी जर्नी तय करता है और सफलता और असफलता का मापदंड यही है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो एक संस्कार जो मिलते हैं उसी से आगे बढ़ते हैं। जब आप जॉब कर रहे थे, क्योंकि आपकी जॉब की पोस्ट भी पोस्ट भी बहुत अच्छी थी और एक अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर में, तो जब ये आपके विचार कैसे आए कि भाई मुझे अब यूएस की जगह इंडिया की तरफ रुख करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली देखा है कि यूएस में सेटल होने के बाद में नहीं आता है कोई नॉर्मली। तो आपके कैसे विचार में आए कि मुझे जाना चाहिए?
देखिए, विचार में आने का एक बहुत बड़ा कारण तो ये भी है कि जब हम जॉब कर रहे थे तब भी ये बात तो मन में थी कि जॉब 4-5 साल इसलिए किया जा रहा है कि बड़े कंपनीज कैसे चलाए जाते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंस का हैंडलिंग कैसे किया जाता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट को कैसे संभाला जाता है, स्ट्रेटेजी किस तरह से होती है, CFO CEO किस तरह से काम करते हैं, ये सब लर्न करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। जब मैंने जॉब छोड़ा तो 2010 में 1 करोड़ रुपया मेरा सैलरी था, 2010 में, 16 साल पहले, क्योंकि मैं उस समय कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पे था। पर दिमाग में ये बात भी थी कि अगर मैं कितना भी मेहनत कर लूँ तो मैं शायद कुछ साल के बाद 4-5 करोड़ की सैलरी से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और क्योंकि बिजनेस का बैकग्राउंड सालों से था तो एक ये दिमाग में ज़रूर था कि हम लोग जैन हैं और हमारा काम जॉब करना नहीं, जॉब प्रोवाइड करना है। तो अगर मैं आज वहाँ पर जॉब कर रहा होता था, एक अकेला आदमी जॉब करता, और आज हम जॉब दे रहे हैं तो 350 लोगों को जॉब दे रहे हैं। आज हमारी कंपनी का जो टोटल पोर्टफोलियो आज है, जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, वो 12,000 करोड़ की है। तो जॉब में आप ये स्केल पे कभी नहीं पहुंच सकते हैं जो हम लोगों ने बिजनेस में पिछले 15 साल किया है। तो कहीं न कहीं एक परिवार का जो माहौल था कि बिजनेस में आपको बड़ा होना है और ग्रो करना है, और वो जब भी मैं मुझे एज अ स्पीकर बुलाया जाता है राजस्थान में, उदयपुर में, तो मैं नए बच्चों से यही हमेशा बात करता हूँ कि देखो, जॉब में कोई बुराई नहीं है, बट हमेशा अगर आपको विजन बड़ा रखना है तो आप जॉब करने के बाद खुद के काम के बारे में सोचिए, जॉब करने से जॉब देने के बारे में सोचिए। आज कोई कारण है कि भारत देश के अंदर 140 करोड़ की जनता में मात्र 50 लाख के आसपास जैन है, बट उसके बावजूद भी भारत के GDP के अंदर आज आप भारत की इकोनॉमी देखिए, लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो सबसे बड़ा योगदान कहीं न कहीं जैनों का है। तो हमारा इतिहास रहा है कि जो भगवान ने सद्बुद्धि व्यापार की हमें दी है वो बहुत कम लोगों को दी है, और अगर नई जनरेशन इसका उपयोग नहीं करती है तो कहीं न कहीं पुरानी जनरेशन की ये हार है कि हम उन्हें सही समय पे ये संस्कार और समझ नहीं दे सके कि जो भविष्य और जो फ्यूचर का बड़ा स्केल आपको बिजनेस दे पाएगा वो जॉब कभी नहीं दे पाएगा। जॉब हो सकता है कि आपको एक सिक्योरिटी दे देगा, बट एक जो सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेटेजी और स्केल, जो एक बहुत बड़ा कैनवास आपको बिजनेस देगा, वो आपको जॉब कभी नहीं देगा। तो मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि जैन साहब, आपकी, मेरे पिताजी की और मेरे जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आज जो बच्चे 10th में 12th में हैं उन्हें ये बात समझाई जाए कि वो किस तरह से, देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज 2 दिन पहले ओरेकल का है। ओरेकल विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। परसों उन्होंने एक नोटिस दे के 30,000 लोगों को एक दिन में निकाला। तो जब आपका 24 घंटे भी जॉब सेफ नहीं है तो आप किस हिसाब से कहते हैं कि आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन द जॉब? बिजनेस में आपको कोई नहीं निकालेगा। कोडिंग के अंदर आप देख लीजिए, 15 साल से हमेशा लोग कहते थे आई एम अ ग्रेट कोडर। आज ChatGPT, जेमिनी के आने की वजह से एक 6 साल का बच्चा आपसे अच्छी कोडिंग कर सकता है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये बात ज़रूरी है कि हम लोग नई जनरेशन को ये सिखाएं कि आप नए, और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एक बिजनेस, नए नए बिजनेस के आयाम है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें दिमाग लगाए और कहीं न कहीं जैन समाज का नाम रोशन करें। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। हमारा भी ऑब्जेक्ट यही है कि बिज़नेस, जो लेगेसी रूम का हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि आज जो लेगेसी जो चली आ रही है, कि लोगों के, जो बच्चों के मन में ये है कि भाई मुझे सीधा 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, कंफर्ट जोन उनको हो जाता है कि मुझे कुछ और संघर्ष नहीं करना है। जॉब में जो एक पीरियड है कि कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल उसको देना पड़ेगा, जो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनको यही समझाते हैं कि जॉब ठीक है, आपको अभी 1 करोड़ का कंफर्ट है, लेकिन वो सेफ नहीं है। जैसे अभी आपने बताया ओरेकल का एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी शट डाउन कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं, दे आर लेटिंग पीपल गो, तो कहीं भी सेफ नहीं है। तो वहाँ भी आपको एक अपनी पहचान बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल तो आपको करना ही है, और वो स्ट्रगल आपको उनके लिए करना है। आप जब आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो वो स्ट्रगल आप अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने देश के लिए कर रहे हो, तो वो स्ट्रगल करने में कोई बुराई नहीं है। 3 साल में आप कहीं ना कहीं सेट हो जाते हो, जब आपको माहौल मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, घर का आपका माहौल है, बिजनेस है, सब कुछ सेटअप है, तो फिर आपको क्या करना है। तो वो बहुत अच्छी बात आपने भी बोली, और ये सब हमारा ऑब्जेक्ट भी यही है कि सबको हम यही बोलते हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप जॉब का छोड़ो,
और धंधे में लगो, कहीं ना कहीं आप सेट होंगे। धीरे धीरे मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आप सेट होने वाले ही हो। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक अच्छी सोच है और इसी सोच से हमें आगे बढ़ना है। अभी जैसे रियल इस्टेट में आप कर रहे हो, तो रियल इस्टेट में ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आप फेस, मतलब आपको लग रहा है कि अभी क्या चैलेंज, अभी जो करंट पोजीशन है और जिस हिसाब से अभी मार्केट है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी रियल इस्टेट में कैसा अपना आगे जाने वाला है, इसके क्या स्कोप है? देखिए जैन साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बात रियल एस्टेट की नहीं है, बात बिजनेस एज अ होल की है। बिजनेस एज अ होल क्या है कि आपने हमेशा देखा है कि समय के साथ जो नहीं बदलता है वो पेरिश हो जाता है। आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स फॉर दैट, बट द बिगेस्ट एग्जांपल यू हैव इज नोकिया एंड कोडैक। एक समय था जब दुनिया में हर आदमी के पास नोकिया और ब्लैकबेरी का फ़ोन हुआ करता था। जब हम यूएस में थे तो पूरी कंपनी हमको, हर बंदे को ब्लैकबेरी का फ़ोन दिया करती थी। उनको ऐसा लगा कि भाई आज हम लोगों के पास, शायद इन दो कंपनी के पास 100% मार्केट शेयर हुआ करता था, बट दे डिड नॉट सी द चेंज कमिंग। उन्होंने ये नहीं देखा कि धीरे धीरे स्मार्टफोन की दुनिया आ रही है, टच फोन की दुनिया आ रही है। जब आईफोन ने 2004 में स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया तो कहीं कहीं उसका मजाक उड़ाया गया कि भाई स्मार्टफोन इतना किसी भी तरह से परफेक्शन कैसे हो सकता है। बट धीरे धीरे ऐसा समय आया कि कीपैड की दुनिया खत्म हो गई और आज हम देख रहे हैं कि सैमसंग, आईफोन और बाकी सब लोगों ने मार्केट कैप्चर कर लिया। इसी तरह कोडेक आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल। एक टाइम पे रोचेस्टर में कोडेक नाम की कंपनी हुआ करती थी, दुनिया के सबसे ज़्यादा कैमराज वो बनाती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि डिजिटल कैमरास आ जाएंगे तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। यही बात सभी व्यापार में लागू होती है। आपको समय के साथ चलना है, समय के साथ बदलना है। रियल एस्टेट का एग्जांपल दूं तो आज से कई सालों पहले तक रियल एस्टेट एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह किया जाता था, जिसमें पूरी तरह से डिपेंडेंसी ब्रांड बनाने में न्यूज़पेपर की होती थी और बाकी बिजनेस ब्रोकर्स के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू किया जाता था। आज मैं आपको हमारा एग्जांपल दूं तो पिछले कई सालों में हमने अपने बिजनेस को इस तरह से मोड़ लिया है कि हमने बहुत बड़ा सेगमेंट डिजिटल मार्केटिंग की तरह हम लोगों ने चेंज किया है। आज हमारा बहुत सारा व्यापार, 40% व्यापार डिजिटल मार्केटिंग की तरह होता है। आज हमारे पास अपने खुद के कॉल सेंटर हैं। कॉल सेंटर में कम से कम 30 एम्प्लॉयज़ हैं जो डेटाबेस पे ऊपर काम करते हैं। हर मंथ हम डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स और बाकी सब स्टोरीज के थ्रू हम लोग लीड जनरेट करते हैं। उन लीड जनरेशन के ऊपर काम होता है। अब न्यूज़पेपर मात्र एक ब्रांड बनाने का माध्यम रह गया है। एक टाइम न्यूज़पेपर में जब आप ऐड देते थे 400 फ़ोन आते थे, आज शायद 15 फ़ोन आते हैं। तो समय के साथ आपको बदलना है कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ दुनिया जा रही है, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वर्तमान की बात करें तो बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि वॉर की परिस्थिति आ गई है, क्या होगा, ये तकलीफ आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अच्छे व्यापारी का गुण ये है कि आपको हमेशा तकलीफ में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आज भारत देश के लिए और खासतौर से व्यापार के लिए, रियल एस्टेट व्यापार के लिए मैं बोलूँगा कि भारत देश का 80,000 करोड़ रुपया हर साल दुबई जाता था एज ए इन्वेस्टमेंट। आज दुबई की जो परिस्थिति है, लोग वहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहते। तो अगर आप उन लोगों को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का सेकंड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं कि नवी मुंबई आपके लिए सेफ जोन है जो आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा, तो वो पैसा जो पहले वहाँ पार्क हुआ करता था वो धीरे धीरे यहाँ पर आएगा। तो आपको विकट परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कहलाएंगे। वरना व्यापार कर रहे हैं, हर 10-15 साल में एक साइकिल आएगा जब आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यस, आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल। 92-93 ब्लास्ट इन मुंबई, पूरा देश का शेयर मार्केट टैंक हो गया। 2004 पूरे विश्व में मंदी आई। 2008 मेरिल लिंच का जो एक जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसको सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस भी बोलते हैं, पूरे विश्व में मंदी आ गई। 2016 नोटबंदी, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ऐसे कितने ऐसे एग्जाम्पल है जब हर 10 साल के अंदर विश्व में किसी न किसी तरह का संकट आता है। अच्छा व्यापारी वो ये है जो संकट से नहीं घबराता है और अपने व्यापार को उबार कर आगे ले जाता है। मेन वही है कि संकट में ही तो अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है हमको कि क्या हम कर सकते हैं नया चीज़। और जैसे आप रियल इस्टेट में भी, जहाँ मैं सोचता हूँ कि अभी लोगों की सोच, थिंकिंग और उस हिसाब से कैपेसिटी भी हो गई है। पहले जो मकान बनते थे, ठीक है 4 कमरे बन गए, रह लिया, मतलब कोई एक लग्जरी नहीं होती थी। अभी लोगों को सुविधाएं सब चाहिए, तो वैसा अपडेशन जो हर महीना में
हर महीना डिज़ाइन चेंज होता है। अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि आपका इंटरनेट पे माध्यम से मतलब कितनी चीज़ें रोज़ नई नई आ रही हैं। आज जो मैंने मकान बनाया है 1 साल बाद हमको पुराना लगने लगता है। तो नई नई चीज़ें आ रही है, तो नई नई चीज़ें आप डेवलप करते रहोगे, उस सेक्टर में बढ़ते रहोगे तो नेचुरली आपका माल भी अच्छा ही बिकेगा। वो पुराने ढर्रे पे ही चलेगा, भाई ठीक है एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, 4 रूम बना के देना है, ख़त्म, तो वो नहीं चलेगा। तो मार्केट के साथ ही हमें चलना है और नई नई चीज़ें हमें सोचनी है। अभी क्या सोच रहे हैं कि मतलब आगे और क्या ऐसे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रियल एस्टेट के बिजनेस में, जैसे सेक्टर वाइज इंडिया का पोजीशन है और इंडिया में भी जैसे डिफरेंट सेक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे आज गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आप तो मेनली आप महाराष्ट्र में हो, तो गुजरात में भी आपका कुछ ऐसा प्लानिंग है या और अदर स्टेट्स या इंटरनेशनल? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। भारत देश की बात करते हैं, मैक्रो मार्केट की बात करते हैं। कई लोगों को लगता है भारत में काफ़ी घर बन रहे हैं, काफ़ी घर बिक रहे हैं, क्या होगा, मंदी आ जाएगी, ओवर सप्लाई है। एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चाइना में हर साल 1 करोड़ घर बनते हैं और बिकते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं भारत में कितने घर बनते और बिकते हैं? चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर पॉपुलेशन है। भारत में कितने घर बनते और बिकते होंगे? कम ही बनते। अंदाज, अगर 1 करोड़ वहाँ बन रहे हैं, यहाँ कितने बनते होंगे? मेरे हिसाब से 50-60 लाख बनते हैं। मुझे भी ये लगा था 5 लाख, यानी चाइना के मुकाबले हम 5% कैपेसिटी पे हैं। यस, आज भी विश्व में ऐसे कई देश है, ऐसे भी देश है जहाँ पर 80% लोगों के पास खुद के घर है, और इस मामले में भारत आज भी बहुत 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 ज़्यादा पीछे है। भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनने में 2047 का समय दिया गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट टू अचीव। भारत के अंदर पिछले कई सालों में, पिछले 30 सालों में माइग्रेशन हुआ है, जहाँ पर गांवों से, टियर 3 से, टियर 2 से लोगों ने मूव किया है बिगर सिटीज़ की तरफ। इसका मतलब आने वाले कम से कम 30 सालों तक भारत में जो डिमांड है वो बनी रहेगी रियल एस्टेट की, प्रोवाइडेड अगर आप एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर उसको सप्लाई कर सके। तो अगर आप टुडे ग्रुप की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है अफोर्डेबल हाउसिंग। आज नवी मुंबई में अगर टुडे ग्रुप को किसी चीज़ से जाना जाता है तो अफोर्डेबल लग्जरी विद कनेक्टिविटी, यानी ऐसे घर बनाते हैं जो कनेक्टेड हैं, लग्जरी है पर अफोर्डेबल है। आज आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको मुंबई में एक घर लेना है तो 1 से सवा करोड़ का 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है, वो भी आपको बहुत अलग लोकेशन में मिलेगा। और वही घर नवी मुंबई में हम लोग 50 लाख से चालू करते हैं। तो हमारा किसी कस्टमर को या कंज्यूमर को यही एक संदेश होता है, देखिए आप 50 लाख का घर लेंगे आपकी 50,000 की EMI आएगी, 1 करोड़ का घर लेंगे आपकी 1 लाख की EMI आएगी। आप 50 लाख का घर लीजिए, आप हर महीने 5,000 रुपया खर्च कीजिए आपका आने जाने का। खारघर से BKC 45 मिनट में पहुंचते हैं, खारघर से साउथ मुंबई 1 घंटे में पहुंचते हैं। आप 5 लाख की कार लीजिए, सारी जिंदगी पेट्रोल भराइए तो भी 1 करोड़ से बहुत नीचे। तो ये जो पिच है कस्टमर को बहुत समझ में आती है कि मैं 1 करोड़ रुपया देके विरार, वसई या वेस्टर्न सबब में रहूँ जहाँ से मुझे 1.5 घंटा BKC जाने में लगेगा, इससे अच्छा मैं खारघर में रहूँ जहाँ से 45 मिनट में मैं BKC पहुँचूंगा। सुविधाएं है, मूलभूत सुविधाएं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट है, एयर क्वालिटी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आई कैन वाउच फॉर, विच यू विल से कि नवी मुंबई इज अ मच बेटर प्लेस टू लिव देन मुंबई। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग नवी मुंबई की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। प्राइजेस बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, एयर क्वालिटी अच्छा है, इट्स अ प्लांट सिटी, कभी भी किसी तरह की समस्याएं होती नहीं है। तो उस वजह से जब तक नवी मुंबई में आप अफोर्डेबल हाउस बनाते रहेंगे, आपके घरों की कीमत 1 करोड़ से नीचे चलती रहेगी, तब तक बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जहां तक आपने बोला कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं, तो हमने लंदन में अभी एक कंपनी चालू की है। वो कंपनी वहां पर प्रॉपर्टीज़ खरीद के लीजिंग का काम करती है। अगर राजेश जी का आशीर्वाद रहा तो 10, 15, 20 साल के बाद लंदन में कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर लिस्टेड कराएंगे। ये एक भविष्य की योजना है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, अच्छा हो कि ऐसा हो। मेरा जैसे कभी सोचते हैं हम लोग रियल एस्टेट में बहुत से, क्योंकि मैं एक एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने देखा पास्ट में बहुत से ऐसे ग्रुप्स फेल हुए, मतलब कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो डिलीवर नहीं कर पाए,
होम बायर्स को, रियल इस्टेट जो भी बायर्स थे उनके 10-10 साल के डिपॉजिट्स हैं, 5-5 साल के डिपॉजिट्स हैं, तो उनको डिलीवर नहीं कर पाए। वेरी ट्रू। और वो डिलीवर नहीं कर पाए तो उन पे जो भी इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं कोर्ट वगैरह में, लिटिगेशन में और ज़्यादा वो अंदर घुसते चले गए। तो इनके पीछे ऐसा क्या रीज़न रहा कि क्योंकि रियल इस्टेट जैसा कि बताया कि मार्केट तो बहुत है, तो क्या उनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी या कुछ ऐसा, कुछ उन्होंने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, या फाइनेंशियली कुछ इस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से पैसा लिया, या कुछ क्या, मतलब आपके हिसाब से क्या आप सोचते हो? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 1 decade एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली पोस्ट रेरा। तो देखो क्या हुआ करता था 2016 में, रेरा आने से पहले एक चलन हुआ करता था जब डेवलपर एक प्रॉपर्टी और एक लैंड लेता था और उस लैंड पे अपना ऑफिस बना के वो कस्टमर्स को इमीडिएटली सेल करने लगता था। अब उस प्रोजेक्ट के न प्लान पास हुए थे, न अप्रूवल आए हुए थे, और कई बार मुंबई में प्लान पास और अप्रूवल में कई साल लग जाते हैं। तो आप समझिए आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया और उसके ऊपर आपने कस्टमर से 50-100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट लिया कि भाई फ्यूचर में आपको ये घर मिलेगा। अब आपका प्लान और सब अप्रूव हुआ नहीं, 5 साल आपके पास लगे हुए हैं। तो आदमी क्या करता है, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो चलो इतने में मैं दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, और तब इतनी तेजी हुआ करती थी, हर प्रॉपर्टी रोज बढ़ जाती थी। तो उसको लगता था कि यार 50-100 करोड़ रुपया मैं ये ले लेता हूँ, ये 300 करोड़ की हो जाएगी, उसमें से 200 करोड़ मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 100 करोड़ कस्टमर को वापस कर दूंगा अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो ये जो लूप है कि भाई आप कस्टमर के पैसे से प्रोजेक्ट नहीं बनाते गए और प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लेते गए, उस पर कई डेवलपर फंस गए। दैट इज वन ऑफ द रीजन। द अदर रीजन इज डेट इक्विटी कवरेज। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड the leverage the company need to have. As a professional, I have done finance, so I would say that for any company to succeed, they need to have at least 70% equity of their self and 30% debt. जब आप कंपनी इस तरह से चलाएंगे कि आपके कंपनी में 90% डेट है और 10% इक्विटी है, यू आर बाउंड टू फेल। एंड थर्ड रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल फेल इन रियल एस्टेट इज दैट दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू सेल एंड नॉट टू कैश फ्लो मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी को, रियल एस्टेट कंपनी को सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो मैनेजमेंट है, बाकी सारी चीज़ें नहीं। मेरी भी यही थिंकिंग है, क्योंकि जो मैं एनालिसिस करता हूँ मैंने देखा कि मेन जो सबसे बड़ा रीज़न रहा डाइवर्जन। आपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए फंड लिया, कलेक्ट किया, आपके जो भी बायर्स थे, कस्टमर्स थे, डिपॉजिट्स ली, उस पैसे को आपने यूज़ किया दूसरी प्रॉपर्टीज, विच इज़ नॉट अलाउड पोस्ट रेरा। So after 2016, when RERA came, and especially in Maharashtra, it is MahaRERA, I'm not supposed to collect fund from customer for my project till I have CC approval and RERA approval, and I can only take funds in RERA project. If I don't do that, I'm supposed to pay penalty. अगर मैंने 5 साल का प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर किया है और 5 साल के बाद मैं कस्टमर को घर नहीं दे रहा हूँ, तो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उस रेट से मुझे कस्टमर को पैसा हर साल देना है जितने साल में प्रोजेक्ट में लेट होता हूं। तो थिंग्स आर मच टाइटर नाउ एंड डिफॉल्ट्स हैव कम डाउन अ लॉट। नहीं, उससे आएगा ही, नेचुरली फ़र्क आएगा, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट ही अलग था। ऑब्जेक्ट मतलब उनका यही था कि भाई पैसा है मेरे पास, फंड पड़ा है, अभी यूज़ नहीं हो रहा है, मैं इस पैसे को इधर लगा देता हूँ। वो तो डाइवर्ट कर दिया। अब सर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक फनी बात, कि लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के धन की आवश्यकता किसको नहीं है, बट जब धन का दुरुपयोग होने लगता है तब कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्योंकि मैंने नोट किया है, एक्सेस फंडिंग ऑलवेज क्रिएट्स द, आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ पे आपके पास एक्सेस फंड आया, जहाँ पे आपको यूज़ नहीं हो रहा वो फंड, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होगा और उसका जो भी इंटरेस्ट बर्डन वगैरह वो आपको नेचुरल प्रोजेक्ट से देना पड़ेगा, तो वहाँ लॉस चालू ही है। तो ये सिद्धांति है। तो आपसे बहुत अच्छा जानने को मिला भावेश जी, राजेश जी, बहुत बढ़िया हमारा डिस्कस रहा। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, मैं मेंशन करना चाहूँगा। इस चर्चा में कहीं भी टुडे ग्रुप इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचा वो नहीं आई। तो इस बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने का सबसे बड़ा, मेरा क्वेश्चन था। हाँ, तो उस ऊंचाइयों पे पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन मेरे बड़े भाई भद्रेश शाह, जिनकी सोच बहुत बड़ी है, जिनका विजन बहुत बड़ा है, और आज हम अलग के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ फॉरेन टूर की वजह से नहीं है, पर इतनी 28 साल की कम उम्र में मुंबई जाना, मुंबई जाकर अकेले के बल पे एक बिजनेस सेट करना, इतना बड़ा विजन रखना। मुंबई में आपको पता है कि कितने तरह की पॉलिटिकल और बाकी डिफिकल्टीज है,
उनको संभालना और इतने बड़े विजन से कंपनी को आगे ले जाना, तो नो डाउट पापा का तो आशीर्वाद रहा ही, बट इतने बड़े स्केल पे ले जाने का कारण है भद्रेश भाई, जो आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उनका विजन। तो कंपनी एक विजन से बड़ी बनती है, और जो आदमी का विजन बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। वो बढ़ता ही जाता है। ये बहुत अच्छा। और हम लकीली आज मिल नहीं पाए भद्रेश भाई से, क्योंकि उनको अचानक कहीं फॉरेन टूर पे जाना पड़ा, लेकिन फिर कभी उनको जोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। तो सबको बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला। और जो आपके फादर की जर्नी, राजेश भाई की जो जर्नी रही पास्ट, मतलब इतना संघर्ष, कुवैत में जाके साक्षात युद्ध देखना करना, और उसके बाद भी मतलब छोड़ा नहीं। किस्मत ने कहीं ना कहीं वापस आने के बाद भी दुकान का सेटअप किया, फिर वो जल गई। मतलब इस तरीके की जो परेशानियां, गिरते हैं सहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो शायद ऐसे लोगों के बारे में ही कहा गया है। फिर भी एक हिम्मत नहीं हारी, और वो हिम्मत ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ हिम्मत हार दी तो सब कुछ खत्म है। हिम्मत आपकी जिंदा है तो सब कुछ वापस हम प्राप्त कर सकते हैं, और वही हमने देखा, आज डिस्कस भी किया, साक्षात हम मिल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू।